हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिव्य दृष्टि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारी मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रतिदिन 30 प्रश्न हल करते हैं। 75 दिन का हमने लक्ष्य रखा था। 75 दिन तक प्रतिदिन हम 30 प्रश्न हल करेंगे। ऐसे करके हम जब रीट की आपकी एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम तक पूरी मनोविज्ञान को कंप्लीट कर लेंगे। उसको जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे सिंगल एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी इन क्लासों से नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? विकास का एक व्यावहारिक सिद्धांत है, विकास का एक प्रणालीगत सिद्धांत है, विकास का एक अनुगामी सिद्धांत है, विकास का एक अवस्था सिद्धांत है। जो एरिक्सन साहब थे इन्होंने पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया था। पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया था। इसीलिए इनका जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो लिखा है इसकी जगह पर अगर मनोसामाजिक सिद्धांत लिखा होता तो और भी अच्छा होता। मनोसामाजिक सिद्धांत को किस में बांटा था? अवस्थाओं में। सिद्धांत का नाम क्या हो गया? अवस्थाओं का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निकटता विकास क्षेत्र की अवधारणा का परिचय किसने दिया? निकटता विकास क्षेत्र की अवधारणा का परिचय किसने दिया? निकटता विकास क्षेत्र बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल डेवलपमेंटल जोन। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंटल जोन या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र या नज़दीकी विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र, ये सभी किसके नाम है? ZPD के नाम है। ZPD क्या है? लेव वाइगोत्स्की साहब ने बताया था। ZPD, MKO और इसके फोल्डिंग। अगर ये तीन नाम कहीं भी सुनो, ZPD, MKO और इसके फोल्डिंग, अगर ये तीन नाम आप कहीं भी देखो एग्जाम में, इनका संबंध सीधा किससे जुड़ता है? लेव वाइगोत्स्की से। किससे जुड़ता है? लेव वाइगोत्स्की से। ZPD क्या है? जहां तक किसी बच्चे का विकास किसी की सहायता से संभव हो, वो कौन सा जोन है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद जिसकी सहायता से संभव हो वो क्या है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। उसके बाद जो सहायता है उसको क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग। ठीक है, चलते हैं आगे। एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह समझने में सक्षम हो जाता है कि 2 सेमी वाली एक गेंद में मिट्टी की क्ले की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उसे छड़ी के रूप में ढाला जाए। मतलब एक 2 सेंटीमीटर की एक कोई गेंद बनाई जाती है, उस गेंद में जो मिट्टी उपयोग में ली गई है उस मिट्टी की जो मात्रा है वो समान रहेगी। या तो उसको चपटा कर दो या उसको छड़ी की तरह फैला दो, कैसे भी कर दो, लेकिन जो मिट्टी की जो मात्रा है वो समान रहेगी। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं सर संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? संरक्षण का नियम। इसी का उदाहरण हमने दूध के गिलास से लिया था। जो एक बड़ा दूध का गिलास था, एक लंबाई में ज़्यादा था, एक चौड़ाई में ज़्यादा था। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें संरक्षण का गुण नहीं होता है, वो बच्चे समझते हैं कि जो लंबाई में ज़्यादा है उस गिलास में दूध ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कौन सा गुण है ये? संरक्षण का गुण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाता है, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण क्या है? आप किसी 5वीं 4वीं क्लास के बच्चे को पाइथागोरस की प्रमेय समझाएंगे,
पाइथागोरस की जो थ्योरम है उसको समझाएंगे तो उसके समझ वो नहीं आएगी। लेकिन वही बच्चा जब 10वीं क्लास में आएगा, 11वीं क्लास में आएगा, तो आसानी से उन चीज़ों को समझ जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, बच्चा तो वही है, समझाने वाले आप ही हो, थ्योरम भी वही है, तो इसमें परिवर्तन किस चीज़ में हुआ है, जो बच्चा है वो परिपक्व हुआ है, उसकी उम्र बढ़ी है, उम्र के साथ साथ उसका मानसिक विकास हुआ है, शारीरिक विकास हुआ है, सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट है वो हुए हैं। डेवलपमेंट के होने को क्या कहते हैं, परिपक्व होना। क्या कहते हैं, परिपक्व होना। तो वो क्या हुआ, परिपक्व हुआ, परिपक्वता आ गई उसके पास। अब अगर उस बच्चे को, कोई 5वीं क्लास का बच्चा है और उसको पाइथागोरस थ्योरम हमें समझानी है, तो उसको कितना भी अभ्यास करा लो उसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है। अधिक प्रयास करा लो फिर भी समझ नहीं आएगी। संयोग से ऐसा होता नहीं है, ठीक है, संयोग से ऐसा होता नहीं है। तो कैसे समझ में आई उसको, कैसे, जो पुरानी बातें थी, बातें वही हैं, बताने वाला वही है, सुनने वाला वही है, लेकिन एक टाइम पे बातें समझ नहीं आ रही हैं, दूसरे टाइम पे वो बातें समझ आ जाती हैं। जिस टाइम पे बातें समझ नहीं आ रही हैं उस समय मैच्योरिटी नहीं है, उस समय जो बच्चा है वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम जैसे ही निकलता है तो बच्चा मैच्योर होता है, समझदार होता है, परिपक्व होता है। जैसे वो परिपक्व होता है तो वो बातें समझने लग जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। एक 4-5 वर्ष का बच्चा है, उम्र कितनी है, 4-5 वर्ष। 4-5 वर्ष का कोई बच्चा है, वह बच्चा अपने पिता की अपेक्षा करता है और माता से प्रेम करता है। पिता की क्या करता है, अपेक्षा करता है ना, पिता को अच्छा नहीं मानता है, पिता उससे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन माता से क्या करता है, वो अत्यधिक प्रेम करता है। ये वाली बात है, ये वाली बात सिगमंड फ्रायड साहब ने बताई थी। वह बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया, फ्रायड साहब ने क्या नाम दिया था, ये बात हमें बतानी है। तो इस उम्र में जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था है, 3 से 6 वर्ष के बीच में फ्रायड साहब ने बताया था जो बच्चे होते हैं उनमें एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, 2 मनोग्रंथियां पाई जाती हैं। हर बच्चे में 2 मनोग्रंथियां नहीं होती हैं, हर बच्चे में एक मनोग्रंथि होती है। अगर वो लड़का है तो उसमें ओडिपस नामक मनोग्रंथि होगी, अगर कोई लड़की है तो उसमें इलेक्ट्रा नामक मनोग्रंथि होगी। तो ये जो मनोग्रंथियां हैं इनको ही क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों में इलेक्ट्रा और ओडिपस 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। इलेक्ट्रा, हाँ ये लिख रहा, इलेक्ट्रा और ओडिपस। अब इसमें क्वेश्चन को देखो आप, 4-5 वर्ष का बालक अपने पिता की अपेक्षा माता से प्रेम करता है। जो माता से अत्यधिक प्रेम करेगा वो क्या होगा, वो लड़का होगा। कौन होगा, लड़का होगा। और जो पिता से अत्यधिक प्रेम करेगा वो कौन होगा, वो लड़की होगी। तो लड़की किससे करेगी, लड़का माता से प्रेम, माता से प्रेम, और लड़की पिता से प्रेम, पिता से प्रेम। लड़का माता से प्रेम, लड़की पिता से प्रेम। लड़कों में जो कॉम्प्लेक्स होता है, लड़कों में जो ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है, ओडिपस। ओडिपस, ओडिपस, ओडिपस ग्रंथि या ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो लड़कियों में जो ग्रंथि या कॉम्प्लेक्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा ग्रंथि, ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो लड़कियों में इलेक्ट्रा, लड़कों में ओडिपस। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओडिपस, क्योंकि माता से क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिशु भाषा को सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है। कोई भी जो शिशु है जो भाषा को सर्वप्रथम जो उपयोग करता है वो किसके लिए करता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1-1.5 साल के जो बच्चे होते हैं, वो स्टार्टिंग में अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। उन बच्चों से ऐसे बुलवाया जाता है जैसे उन बच्चों के सामने कोई भी जो बड़ा होता है वो बोलता है बोलो पापा, तो ऐसे 1-1, 2-2 शब्द जो बुलवाते हैं वो बच्चा क्या करता है, उन शब्दों का अनुकरण करने की कोशिश करता है, उन शब्दों को दोहराता है।
आपके पीछे उन शब्दों को दोहराने की, अनुकरण करने की, इमिटेशन करने की कोशिश करता है। तो ये वाली बात है जो क्या है, अनुकरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का यह स्तर उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और निष्ठावान या कदार होने उसके निर्णय पर आधारित होते हैं। वह क्या है? कौन सी अवस्था है जिसमें उसके जो मूल्य हैं, दूसरों के प्रति उसके जो मूल्य हैं, विश्वास, देखभाल और कद्दार मतलब निष्ठावान होते हैं। किस उम्र का बच्चा अत्यधिक निष्ठावान होता है और मूल्यों को मानने वाला होता है ना, मूल्यों को मानने वाला होता है। तो ये कौन सी अवस्था की बात है? ये है सर परंपरागत स्तर। कौन सी? परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? कौन सा बाल विकास का ऐसा प्रतिमान है जिसमें किसी बच्चे के अंदर जो चीजें समाहित होती हैं उन चीजों का एक व्यवस्थित क्रम दिखाता है, ऐसे दिखाता है कि ये होना ही था। तो ज्यादातर किस चीज पे डिपेंड करता है? ये वंश क्रम पे डिपेंड करता है। वंश क्रम पे करता है तो वातावरणीय मतलब बाहरी कारकों पे जी नहीं, उसके बाद सामाजिक जी नहीं, उसके बाद जैविक या मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक भी एक तरीके से बाहरी कारक होते हैं। तो आंतरिक कारक क्या है? जैविक, बायोलॉजिकल फैक्टर। किस चीज को दर्शाता है? बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक को दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति नहीं, प्राप्ति लिख सकते हैं इसको, है ना, प्रवृत्ति को प्राप्ति लिख सकते हैं, प्राप्ति, और निम्न कोटि के माता पिता से कम या निम्न कोटि की संतान की प्राप्ति इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है, वंश क्रम के किस नियम के अंदर अगर किसी के माता पिता की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो प्रतिभाशाली के जैसी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा माइंडेड उसके माता पिता हैं, तो उसका जो बच्चा है वो उनके विपरीत मिलता है। मतलब बच्चा प्रतिभाशाली नहीं होता है, या मंद बुद्धि कह सकते हैं ना, निम्न कोटि की बुद्धि वाले बच्चा प्राप्त होता है। और निम्न कोटि की जिन माता पिताओं की बुद्धि है उनके बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली प्राप्त होते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये क्यों होती है? जैसे इसका आप बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे किसी मास्टर का बालक मास्टर नहीं होता, मतलब ये फैक्ट नहीं है लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। किसी मास्टर का बालक मास्टर नहीं है और किसी अनपढ़ व्यक्ति का बालक मास्टर बन रहा है। इसका मतलब क्या है? जो मास्टर है उसकी जो बुद्धिक क्षमताएं हैं वो प्रतिभाशाली जैसी हैं, लेकिन उसका बच्चा उनके जैसा नहीं है, उनसे बिल्कुल भिन्न है, विपरीत है। लेकिन कोई जैसे किसान है, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उस व्यक्ति का बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करता है, कोई टीचर बनता है, कोई जॉब लगता है, कोई इंजीनियर बनता है, कुछ भी करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली जैसा बर्ताव करता है। तो ये उसके विपरीत बात हो गई। लेकिन ये है क्या, ये हमें बताना है। भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, जीव सांख्यिकी का नियम, या बीज कोष की निरंतरता का नियम। तो ये कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम, रिग्रेशन का नियम। कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? इकोलॉजिकल मॉडल यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर का, है ना, उसके अनुसार जो ये मूल्य होते हैं ये किस तंत्र के अंदर आते हैं? मतलब उन्होंने 5 मंडल बताए थे, 5 तंत्र बताए थे, तो आपको बताना जो मूल्य होते हैं ये किस तंत्र के अंदर आते हैं। माइक्रो सिस्टम जी नहीं, मैक्रो सिस्टम जी हाँ, एक्सो सिस्टम नहीं, मीजो सिस्टम नहीं। ऐसे करके इसमें एक और ऐड हो जाएगा, घटना मंडल। क्या ऐड हो जाएगा? घटना मंडल। क्रोनोलॉजिकल सिस्टम या क्रोनोलॉजिकल मंडल, घटना मंडल। तो क्रोनो मंडल उसको बोलते हैं हम, क्रोनो मंडल ऐसे करके, या क्रोनो सिस्टम भी बोल सकते हैं ना, क्रोनो सिस्टम।
ऐसे करके 5 सिस्टम दिए थे। तो सबसे पहला होता है माइक्रो सिस्टम, उसके बाद होता है मीजो सिस्टम, माइक्रो सूक्ष्म मंडल, मीजो मतलब मध्य मंडल, मीजो को बोलते हैं, इनको एक बार मैं लाइन से लिख देता हूं आपको, है ना, सूक्ष्म मंडल, सूक्ष्म मंडल, उसके बाद होता है सूक्ष्म के बाद हो गया मध्य मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद हो गया एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, उसके बाद हो गया बृहत, बृहत, बृहत मंडल, उसके बाद हो गया घटना मंडल, घटना मंडल। अंग्रेजी में नाम आपके सामने लिखे हैं, अंग्रेजी में नाम ये हैं, हिंदी में नाम ये हैं। सॉरी। तो ये जो 5 मंडल, 5 सिस्टम, 5 तंत्र यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने बताए थे। किसने बताए थे? यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने, ब्रेनर, ब्रूनर और ब्रेनर दोनों अलग अलग हैं, है ना, ब्रूनर अलग व्यक्ति हैं और ब्रेनर अलग व्यक्ति हैं। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इकोलॉजिकल मॉडल। क्या नाम था? इकोलॉजिकल मॉडल, पारिस्थितिकीय सिद्धांत, पारिस्थितिकीय, 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 पारिस्थितिकीय सिद्धांत। अब इस सिद्धांत से जो क्वेश्चन और बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं? यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? पारिस्थितिकीय सिद्धांत। क्या दिया? पारिस्थितिकीय सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल मॉडल। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल मॉडल। उसके बाद इस मॉडल में इसने कितने स्तर बताए, कितने परत बताई, कितने मंडल बताए? तो वो है 5। कितने हैं? 5। पहला है सूक्ष्म मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है बहिर्मंडल, चौथा है बृहत मंडल, पांचवा है घटना मंडल। ऐसे करके 5 मंडल इन्होंने बताए थे। जो मूल्य हैं वो बृहत मंडल के अंदर आते हैं। मूल्य, सामाजिक नियम, जो कानून, जो कोई सरकार जिनका संचालन करती है, ये सभी चीजें किसके अंदर आती हैं? ये सभी चीजें आती हैं जी बृहत मंडल के अंदर। मैक्रो सिस्टम किसके अंदर? मैक्रो सिस्टम के अंदर। और सूक्ष्म का मतलब माइक्रो हो गया, एक्सो का मतलब होगा बाह्य, और मीजो का मतलब हो गया मध्य। ठीक है। उसके बाद क्रोनो मंडल का या क्रोनो सिस्टम का मतलब हो गया घटना मंडल। क्रोनो सिस्टम में, घटना मंडल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? घटना मंडल में वे चीजें आती हैं जो या तो व्यक्ति के जन्म के समय, जन्म के बाद या उससे पहले कभी कभी जो घटनाएं होती हैं, जैसे कोरोना का आना। तो कोरोना क्या था? एक क्रोनो सिस्टम वाली बात थी। जैसे किसी के माता पिता का डिवोर्स हो जाए, तो ये जो एक आदमी के जीवन में लगभग एक बार ही हो पाए, या उसके जीवन में हुई ना हो, उससे पहले आई हो, तो उनको क्या, किन चीज़ों में लगाते हैं हम? घटना मंडल में। और जो मूल्य वगैरह होते हैं, जो कानून वगैरह होते हैं, उनको बृहत में लगाते हैं। और जो उसके जो मध्य मंडल और बाह्य मंडल है, इन दोनों के बीच की जो बातें होती हैं उनको किस में लगाते हैं? बाह्य मंडल में। बाह्य मंडल में जैसे हम लगाएंगे किसी बच्चे के माता पिता का कार्यस्थल, उसका स्कूल, उसका ऑफिस, उसके माता पिता का ऑफिस या बच्चे का स्कूल या कोई खेलने की जगह, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको किस में लेंगे हम? बाह्य मंडल में। उसके बाद मध्य मंडल में किसको लेंगे? मध्य मंडल में उस बच्चे के टीचर्स, उस बच्चे के मित्र और उस बच्चे के रिश्तेदार, इन सभी को किस में लेंगे हम? मध्य मंडल में। ठीक है। सूक्ष्म मंडल में वह बच्चा खुद, उस बच्चे की जो अनुवांशिकी है वो, ये सभी चीजें किस में आएंगी? सूक्ष्म मंडल के अंदर आएंगी। चलते हैं आगे। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव-वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बच्चे खुद से बातें करते हैं, उसको लेव-वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
जो बच्चे खुद से कुछ बातें करते हैं उनको व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। और जो जीन प्याजे साहब हैं ये एक बात और बताते हैं कि जो ये बच्चे खुद से बातें करते हैं जिनको व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। प्राइवेट स्पीच या प्राइवेट टॉक, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच जो होती है ये नियमन के काम आती है, मतलब समन्वय के काम आती है, नियमन के, रेगुलेशन के काम आती है। मतलब अपने जो शरीर है उसका संचालन करने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। व्यक्तिगत वार्ता। चलते हैं आगे। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान या अंतर्बाधा पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में यह होता है, या यह कौन सी अवस्था कहलाती है? जब बच्चे में तर्क का विकास नहीं हुआ होता है, वो अपने अंदर जो बाधाएं आती हैं उनके हिसाब से बातों को कहता है। वो एक जो सामान्य जो तर्क होते हैं उनसे उसको कोई मतलब नहीं है, व्यवस्थित तर्कों से कोई मतलब नहीं है। ये बातें आती हैं पूर्व क्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज में। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क की स्थिति में पहुंच जाता है। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा तर्क के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, वो सेंसेस से काम करता है, इंद्रियों से कार्य करता है, इंद्रियों से ही वो सभी चीजों को जानने में लगा रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? कोई बच्चा है जो दूसरों से दूसरों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है दूसरों से, तो वो बच्चा है वो कौन से विकार से ग्रस्त है, किसके अंदर आएगा? उसका व्यवहार है जो वो भी सामान्य नहीं है, असामान्य व्यवहार वो प्रदर्शित करता है। तो ये सभी चीजें किसके अंदर आएंगी? ये सभी चीजें आएंगी श्रवणबाधिता, जी नहीं। शैक्षिक पिछड़ापन, जी नहीं। शैशव स्वलीनता, हाँ। अधिगम अक्षमता, जी नहीं। तो ये क्या है? शैशव स्वलीनता है, मतलब शैशवावस्था में है और खुद में लीन रहने की उसमें प्रवृत्ति है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बालक की मूल शक्तियों का मुख्य कारण उसका वंशक्रम होता है, ऐसा मानना है। बालक की जो मूल शक्तियां हैं उनका कारण वंशक्रम होता है, ऐसा कौन मानता है? ऐसा कौन मानता है कि जो बालक की मूल शक्ति है उनका मुख्य कारण वंशक्रम होता है? कौन मानता है? थॉर्नडाइक साहब इस बात को मानते हैं। थॉर्नडाइक साहब कहते हैं कि जो बालक में कोई भी विकास हो रहा है, जो मूल शक्तियों के कारण जो भी कुछ कार्य हो रहे हैं, उन सभी का जिम्मेदार उस व्यक्ति की, उस बच्चे की आनुवांशिकी है, वंशक्रम है। चलते हैं आगे। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा प्रस्तुत करता है। उसके बाद किशोर बड़े संघर्ष, तनाव, तूफानों और विरोध की अवस्था है। किशोर अवस्था बचपन से परिपक्वता की ओर बढ़ने का गमन है। किशोर अवस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है, जी नहीं। स्टेनली हॉल साहब क्या कहते हैं? किशोर अवस्था है जो बड़े संघर्षों, तूफानों और तनावों की अवस्था है। उसके बाद इस बात को कहती है हेडो कमेटी। हेडो कमेटी, हेडो कमेटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो स्टेनली हॉल साहब की जो किताब थी उसका नाम था एडोलसेंस। उस किताब में उन्होंने लिखा था जो किशोर अवस्था है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफानों और विरोध की क्या है? अवस्था है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्नलिखित में से है। किशोर अवस्था में जो चरित्र निर्माण हो रहा है उससे संबंधित कौन सी अवस्था है, ये बात हमें बतानी है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जी हाँ। उसके बाद आधार युक्त आत्मचेतना, जी नहीं। स्वकेंद्रित अवस्था, जी नहीं। जो किशोर होते हैं उनमें जो चरित्र का निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ये बात हमें बतानी थी। तो जो किशोर होते हैं उनका जो नैतिक विकास है उसमें कोई आधार नहीं होता है, आधार नहीं होता है। उनका नैतिक विकास आधारहीन होता है, उनका कोई आधार नहीं होता है। आधारहीन होके उसमें जो आत्मचेतना आती है, खुद से वो जानते हैं चीज़ों को, आत्मचेतना के द्वारा जो चीज़ों को सीखते हैं उन चीज़ों का कोई आधार नहीं होता है। जो उसकी जो आत्मचेतना होती है उसका कोई आधार नहीं होता है, वो केवल लॉजिकल रूप से सोचते हैं। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। अगर कोई बच्चा है वो छिपी हुई चीज़ों को ढूंढ रहा है, मैंने कल बताया था जो जीन पियाजे साहब हैं उन्होंने बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी दी थी। कौन सी स्टडी दी थी? सालू मीना, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। जो जीन पियाजे साहब हैं उन्होंने कौन सी स्टडी दी थी? बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी। उसमें क्या किया था, एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे को एक बॉल दी, वो बॉल से खेलने लगा। जब वो बच्चा उस बॉल से खेलने लगा तो उससे उस बॉल को लेकर उन्होंने उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया। ब्लैंकेट डाल दिया तो बच्चे ने समझा कि बॉल गायब हो गई। आप भी करते हो ना छोटे बच्चों के साथ ऐसा, कि बच्चे ने आपका मोबाइल ले लिया तो मोबाइल को वो देता नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको छीन के ऐसे कर देते हो, चिड़िया लेके चली गई इसको। तो बच्चा क्या समझता है कि उसको वास्तविकता में चिड़िया लेके चली गई, वो फोन नहीं है। जब तक उसकी आंखों के सामने है, जब तक किसी चीज का अस्तित्व है, वो आंखों से ओझल हो गई, इसका मतलब वो उसका अस्तित्व नहीं है, वस्तु स्थायी नहीं है, ये सोचते हैं वो बच्चे। लेकिन 2 वर्ष तक आते आते बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण सीख जाता है। 18 माह से 2 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है वो वस्तु स्थायित्व का गुण सीख जाता है। उसके बाद वो बच्चा उस ब्लैंकेट को हटा के और बॉल को निकाल लेगा। या आप मोबाइल को ऐसे करोगे तो वो कहेगा कि नहीं आपके पास है, वो आपके इधर उधर आपके जेब वगैरह में देखने लगेगा, उसको ढूंढेगा मोबाइल को। इसका मतलब उसको पता है कि जो वस्तु हैं वो स्थायी हैं, वो है, कहीं नहीं गई, वो यहीं है, उसको देखना है। ठीक है, ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा क्या नहीं दिख रहा? एक सेकंड, ठीक तो दिख रहा है? ठीक दिख रहा है? आपकी क्वालिटी इंक्रीज कर लो, है ना? ठीक दिख रहा है। तो जो रिया है वो उनका कोई पिकनिक का प्लान बनता है, रिया और ऋषभ। तो ऋषभ की बातों से रिया सहमत नहीं है। रिया बोलती है कि जब पिकनिक पे हमें नहीं जाना, क्योंकि वो जो काम हो रहा है वो बहुमत से हो रहा है। किससे हो रहा है? बहुमत से। तो रिया क्या सोचती है कि बहुमत को हम हमारी तरफ कर लेते हैं। धुंधला दिख रहा है, एक सेकंड। अभी ठीक कर देते हैं ना। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। मतलब नहीं, आवाज अभी आ रही है, आवाज है ना, मैंने बंद की थी वो। अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है ना? जो रिया है वो पिकनिक जाने के लिए मना कर रही है। पिकनिक जाने के लिए मना क्यों कर रही है? हाँ, आ गई आ गई आ गई। पिकनिक जाने के लिए मना कर रही है क्योंकि ऋषभ से उसकी बन नहीं रही, ऋषभ से वो सहमत नहीं है। ऋषभ जो कह रहा है उससे वो सहमत नहीं है। अभी वो रिया क्या करेगी, वो जो बहुमत है उसको अपनी तरफ करेगी।
जो ज़्यादा बहुमत है पिकनिक पर जाने के लिए जो बोल रहा है उसको अपनी तरफ करेगी, उसके बाद वो वहाँ जाने के लिए मना करना चाहेगी तो मना कर देगी, अगर जाना चाहेगी तो जाने के लिए बोल देगी। इसका मतलब बहुमत अगर हासिल कोई करना चाह रहा है तो वो कौन सी प्रक्रिया के अधीन कार्य कर रहा है, ये बात हमें बतानी है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, अपरिपक्वता यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो परिपक्व बात कर रही है। कैसी बात कर रही है? मेच्योर बात कर रही है। उसके बाद प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया भी ये नहीं है। उसके बाद सहयोग की नैतिकता, जी हाँ ये क्या है? सहयोग की नैतिकता है। उसके बाद विस्मांग नैतिकता भी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? मतलब चार जो आरेख नीचे दिए गए हैं इनमें से हमें यह बताना है जीन पियाजे साहब ने कौन से वाला आरेख बताया था। जीन पियाजे साहब ने कौन से वाला आरेख बताया था? तो जीन पियाजे का आरेख एक तो अवस्थाओं में डिवाइड है ना। जीन पियाजे साहब मानते हैं जो विकास है वो असतत है। क्या मानते हैं? विकास डिसकंटिन्यू है, असतत है। जब वो असतत मान रहे हैं तो कौन सा वाला आरेख है? ए, बिल्कुल सही है ना। सालू मीना, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। तो ये वाला जो है इसको पियाजे मानते हैं। इसमें क्या कर रखा है? विकास को 1, 2, 3 और 4 अवस्थाओं में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी चार अवस्थाएं थी संज्ञानात्मक विकास की? कौन कौन सी अवस्थाएं थी? पहली है संवेदी गामक अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, इस बात को कौन बताता है? जो 1 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो आंख, कान, नाक व हाथों से सोचते हैं। इस बात को बताते हैं लॉक साहब। कौन बताते हैं? जॉन लॉक। जॉन लॉक। बाद में इस बात का जो समर्थन है वो पियाजे ने किया था, है ना, पियाजे ने किया था। जीन पियाजे और जॉन लॉक साहब बताते हैं, सब जब भी तो इसका नाम है संवेदी गामक अवस्था। ये बताते हैं कि जो 1 वर्ष तक का बच्चा होता है वो आंखों से, हाथों से, जो इंद्रियां होती हैं 5, इन 5 इंद्रियों से सोचते हैं, देखते हैं और जो भी कार्य करते हैं इन इंद्रियों से करते हैं। इसीलिए अवस्था का नाम क्या है? इंद्रिय गामक अवस्था। तो ये बात बताई थी इन्होंने। उसके बाद जॉन लॉक साहब ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो कोरिसिलेट होते हैं, टेबुला रासा होते हैं। इस बात का जो विरोध है वो जीन पियाजे साहब ने किया था। जीन पियाजे साहब ये बात नहीं मानते कि वो कहते थे कि बच्चे कोरिसिलेट नहीं होते हैं, बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण, क्रिएट करते हैं, खाली नहीं होते हैं, कोरिसिलेट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इंद्रिय जनक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब बालक विश्वास बनाम अविश्वास के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाती है? ये जो आशा जो उत्पन्न होती है, आशा जो उत्पन्न होती है वह विश्वास बनाम अविश्वास संघर्ष के अंदर जब बच्चे को विश्वास हासिल हो जाता है उसके बाद उसमें एक आशा की उम्मीद जागृत होती है। ये जो अवस्था है एरिक एरिक्सन साहब के मनोसामाजिक सिद्धांत से ली गई है। इसमें क्या बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ये बात भी स्टार्टिंग की है, 2 वर्ष तक के बच्चे की बात है, तो वो बच्चे होते हैं वो एक द्वंद्व में, एक कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे होते हैं कि वो किसी पे विश्वास करते हैं, किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं। मतलब जैसे कोई बाहर का व्यक्ति भी किसी बच्चे को लेके जा रहा है तो उसके साथ वो चले जाते, सहज रहते हैं, ऐसे रिएक्ट नहीं करते, घबराते नहीं हैं, रोते नहीं हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी अजनबी के सामने जाने से रोने लग जाते हैं, उनमें अविश्वास पनप रहा है, और जो रोते नहीं है उनमें विश्वास पनप रहा है। तो जो जिन बच्चों में विश्वास पनप जाता है, विश्वास अच्छे से हो जाता है, उसके बाद वो अपनों से आशाएं बांधने लग जाते हैं। तो कौन सा गुण विकसित होता है, कौन सी शक्ति विकसित होती है? आशा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनोवैज्ञानिक फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है? फ्रायड साहब ने जो मन की जो स्थितियां बताई हैं, व्यक्तित्व के बारे में जो बताया था, उसमें 3 अवस्थाएं बताई थी, 3 चीजें बताई थी। इड,
ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो, ये तीन स्टेट बताई थी, तीन स्थितियां बताई थी व्यक्तित्व की। इन तीनों चीजों से व्यक्तित्व हमारा क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, इसमें बताया था इन्होंने, जो इड है, इड को यहाँ इदम लिखा है, अहम को ईगो लिखा है, परा अहम को सुपर ईगो लिखा है। ठीक है, इन तीनों स्थितियों में उन्होंने बताया था, जो पहले वाली स्थिति है इसका मतलब है मनुष्य के अंदर दानव। क्या है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर दानव, दानव या दैत्य, मनुष्य के अंदर दानव या दैत्य। डेविल इन अ मैन, मनुष्य के अंदर जानवर होना, मनुष्य के अंदर जानवर होना, दानव होना, दैत्य होना, ये बात है इड की। उसके बाद मैन इन अ मैन, मनुष्य के अंदर मनुष्य होना, मनुष्य के अंदर मनुष्य होना मतलब ईगो वाली बात है, मैन इन अ मैन। उसके बाद गॉड इन अ मैन, क्या है, गॉड या एंजल, एंजल इन अ मैन मतलब मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर देवता, देवता होना, है ना। तो ये तीनों प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं वो हमको देखने को भी मिल जाते हैं। तीनों प्रकार के व्यक्तित्व हमको देखने को मिल जाते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में हम कहते हैं कि जो सामने वाला वो फला व्यक्ति है वो बहुत बड़ा दानव है, वो राक्षस है, ये बोलते हैं। उसके बाद ऐसे भी व्यक्ति हमें मिल जाते हैं जिनके बारे में हम बोलते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है ना। उसके बाद ऐसे भी मिल जाते हैं कि वो आदमी नहीं, वो देवता है। वो क्या है, देवता है। तो ये जो तीनों स्थितियां हैं ये किससे डिसाइड होती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो से। इड में कौन सी आएगी, मनुष्य के अंदर दानव होना, मनुष्य के अंदर जानवर होना, हैवान होना। उसके बाद ईगो के अंदर मनुष्य के अंदर मनुष्य होना, सुपर ईगो के अंदर मनुष्य के अंदर देवता होना। डेविल इन अ मैन, मैन इन अ मैन, सॉरी डेविल इन अ मैन, हाँ डेविल इन अ मैन, मैन इन अ मैन और एंजल इन अ मैन। चलते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य के भीतर मनुष्य अहम, ईगो वाली बात हो गई। चलते हैं आगे। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ क्या है। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता या समझ क्या है, इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है खुद के जो विचार हैं उनके बारे में सोचना। मतलब जो मैं सोचता हूं उसके बारे में सोचना। मतलब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो आप उस सोचने के बारे में सोचो। जैसे आप सोच रहे हो कि आपका रीट का एग्जाम है फरवरी में, है ना, तो आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो और उस रीट के एग्जाम को पास करने के बारे में सोच रहे हो। अभी आप सोचने लगो कि मैं रीट एग्जाम को पास करने के बारे में क्यों सोच रहा हूं, मतलब सोचने के ऊपर सोचना। तो ये क्या है, मेटा कॉग्निशन है। क्या है, मेटा कॉग्निशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रतावाद का अनोखा मिश्रण है। कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है। तो कौन सा है, चिन्ह पूर्णाकार सीखना, चिन्ह पूर्णाकार सीखना, चिन्ह अधिगम, इसी का क्या नाम है, चिन्ह अधिगम। इसी टॉलमैन साहब ने दिया था। चलते हैं आगे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा क्रो एंड क्रो, किसने दी, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। ये क्यों कहा, क्योंकि 20वीं शताब्दी में बालकों के लिए सबसे ज्यादा काम हुए हैं, सबसे ज्यादा काम हुए हैं, जिनमें मुख्य काम है पूर्व प्रारंभिक शिक्षा पर कार्य होना। मतलब स्कूल से पहले जो 3 साल की जो शिक्षा होती है, जिसको हम केजी में पढ़ते हैं ना, केजी पढ़ते हैं, किंडरगार्टन के नाम से पढ़ते हैं, लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन ऐसे नाम से जिन्हें हम पढ़ते हैं। इसका मतलब जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा वो 20वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब बालकों के लिए सबसे ज्यादा कार्य किस शताब्दी में हुआ है, 20वीं शताब्दी में। क्रो एंड क्रो साहब ने क्या बोला, जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। चलते हैं आगे। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल छपा है। कौन सी किताब है, किसकी किताब है
जिसमें लिखा है किशोर अवस्था तनाव और संघर्षों का काल है। तो ये किताब है स्टेनले हॉल की। किसकी है? स्टेनले हॉल की। किताब का नाम क्या है? अडोलसेंस। अडोलसेंस या अडोलसेंस, ठीक है। अडोलसेंस का मतलब भी यही होता है किशोरावस्था। ये जो किताब है किसकी है? स्टेनले हॉल की है। इस किताब में क्या लिखा है? किशोरावस्था तनाव और संघर्षों का काल है या तनाव और संघर्षों की अवस्था है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेटाकॉग्निशन अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्नलिखित में से जिस पर आधारित है वह क्या है? जो मेटाकॉग्निशन है इसका एक क्वेश्चन और अभी आया था, हमने अभी चर्चा की है। जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना क्या है? मेटाकॉग्निशन है। मतलब हमारे सोचने के बारे में सोचना क्या है? मेटाकॉग्निशन है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, जैसे आप अपनी रीट की परीक्षा फरवरी में जो प्रस्तावित है उसको पास करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी आप सोचने लगो कि जो रीट की परीक्षा है उसको पास करने की मैं सोच रहा हूं, तो ये क्यों सोच रहा हूं? तो आपका जो सोचना है उसके बारे में जो आप सोच रहे हो ये क्या है? मेटाकॉग्निशन है। आगे देखो इसका क्या है। किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्वयं संज्ञान, जी हाँ यही वाली बात है। उसके बाद बहुआयामी बुद्धि, जी नहीं। सह अस्तित्व सामाजिकता का संज्ञान, जी नहीं। गणितीय समस्याओं का समाधान, जी नहीं। इसका मतलब मेटाकॉग्निशन क्या है? किसी के द्वारा अपने कार्यों एवं मानसिक शक्तियों के प्रति जो संज्ञान है, जो वो कुछ कर रहा है, जो कुछ विचार कर रहा है, सोच रहा है, उसके बारे में जो वो विचार करेगा उसको क्या बोलेंगे? मेटाकॉग्निशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उसमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? कौन सा सिद्धांत है जो इस मत का समर्थन करता है कि भाई जो किशोर हैं उनमें आक्रामकता, तनाव, तूफान की स्थिति या उसमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती हैं। मतलब जो उनकी संस्कृति में आदतें चली आ रही हैं उनके अनुसार ये चीज़ें होती हैं। उनका इसमें बहुत ज़्यादा कोई रोल बच्चों का नहीं होता है। उनकी जो नॉर्मल, जो नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस है उसके तहत ये कार्य हो रहे हैं। नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस के बारे में जो बात करेगा वो मानवतावादी होगा, ह्यूमनिस्टिक होगा, है ना। तो मानवतावाद इस बात के बारे में सबसे अच्छी व्याख्या करता है। तो मानवतावाद कौन सा है? मानवतावाद है मानव शास्त्रीय सिद्धांत। जीएस हॉल का सिद्धांत, जी नहीं। बंडूरा का, जी नहीं। एरिक्सन का, जी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव शास्त्रीय सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बालक टमाटर से बहुत अच्छे से परिचित है परंतु उसने कभी सेब नहीं देखी। सेब को देखते ही बालक चिल्लाता है कि वह टमाटर है। तब उसकी माँ कहती है नहीं यह सेब है। यह उदाहरण क्या चीज प्रदर्शित कर रहा है? कोई बच्चा है वो टमाटर के बारे में जानता है, टमाटर उसने पहले से देख रखा है, अभी उसने सेब नहीं देखा है। अब जैसे वो मार्केट अपनी माँ के साथ गया तो उसने सेब को देख के अपनी माँ से बोला कि माँ टमाटर टमाटर टमाटर। ऐसे सुन के माँ ने उससे कहा कि बेटा ये टमाटर नहीं है, ये क्या है? सेब है। तो ये कौन सी वाली स्थिति है? इसमें जो जीन पियाजे का जो ज्ञान का निर्माण है, स्कीमा का जो निर्माण है, उस प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। जब वो बच्चा किसी नई चीज को किसी पुराने स्कीमा में नॉर्मली ऐसे ही ऐड कर रहा है, मतलब गलत तरीके से ऐड कर रहा है, तो वो क्या है? एसिमिलेशन है। उसके बाद अगर वो सही तरीके से उसको ऐड कर रहा है तो क्या है? एकोमोडेशन है। मतलब मॉडिफिकेशन कर रहा है तो क्या है? एकोमोडेशन है। तो इसका मतलब सालुमीना, बी। समंजन, जी नहीं। समावेशीकरण, आत्मसातीकरण, जी हाँ आत्मसातीकरण वो कर रहा है। संरक्षण, जी नहीं। वस्तु स्थायित्व, जी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी है, सालुमीना का बिल्कुल सही आंसर था, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? कौन सी अवस्था है जो ब्रूनर साहब ने नहीं बताई है? ब्रूनर ये यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर नहीं है,
उन्होंने इकोलॉजिकल मॉडल, पारिस्थितिकीय सिद्धांत दिया था। ये कौन है? ब्रूनर साहब हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। क्रियात्मक प्रतिनिधान, जी हाँ। प्रतिमा प्रतिनिधान, जी हाँ। प्रतीकात्मक प्रतिनिधान, इन तीनों चीजों के बारे में ब्रूनर साहब ने बताया था। और इंद्रिय गामक काल है या इंद्रिय गतिक काल है या सेंसरी मोटर स्टेज है, इसके बारे में जीन पियाजे साहब ने बताया था। किसने बताया था? जीन पियाजे साहब ने। आज के हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। और आपके लिए एक विशेष सूचना, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी के लिए एक विशेष सूचना, आज हमारी शायद इस चैनल पे अंतिम क्लास है। क्यों? क्योंकि आज के बाद जो हमारी क्लासेज होंगी, जितनी भी टीचिंग क्लासेज होंगी, है ना, टीचिंग एग्जाम की जो क्लासेज होंगी, टीचिंग एग्जाम्स की जो क्लासेज होंगी, जिसमें क्या क्या क्लासेज आती हैं? BSTC प्री, BSTC प्री, PTET मतलब प्री बीएड, प्री बीएड की, BSTC प्री की और रीट प्री की मतलब रीट की कौन सी है? ये जो क्लासें अभी चल रही हैं, ये किसके लिए हैं? रीट के लिए। तो ये सभी जो क्लासें हैं, ये दूसरे चैनल पे आएंगी। कौन से चैनल पे आएंगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। रीट प्री, उसके बाद रीट मेंस, उसके बाद सेकंड ग्रेड, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड। जो भी शिक्षक भर्तियां हैं, इनसे रिलेटेड जो हमारी क्लासेज हैं, वो दिव्य दृष्टि टीचर्स नाम से दूसरा चैनल है, उस चैनल पे आएंगी। वीडियो के नीचे आपको लिंक डलवा देंगे। क्या है चैनल का नाम? दिव्य दृष्टि टीचर्स, ये चैनल है। इस चैनल पे आज के बाद की जो जितने भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कक्षाएं हैं, वो इस चैनल पे आएंगी। कौन से चैनल पे आएंगी? दिव्य दृष्टि टीचर्स, ठीक है। तो इस चैनल को जितने भी बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने जितने भी साथी हैं सभी ग्रुपों में डाल देना। जहां भी शिक्षक भर्ती की तैयारी बच्चे करते हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे और उनकी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करने में अपना पूरा योगदान हम देने वाले हैं। और जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी अभी जाके दिव्य दृष्टि टीचर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद इस चैनल पे और जो डिस्क्रिप्शन चैनल का है उसमें भी मिल जाएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। जो दिव्य दृष्टि क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पे भी इस जो यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक हम डलवा देंगे। तो सभी बच्चे वहाँ से, जो भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जो आपकी क्लासेज हैं, टीचिंग भर्ती के जितनी भी एग्जाम होती हैं, उन सभी की जो क्लासेज हैं, वो आपकी क्लासेज दिव्य दृष्टि टीचर्स यूट्यूब चैनल पर आगे से आने वाली हैं। ठीक है, सभी ध्यान रखें। मिलते हैं, धन्यवाद।